मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी किस तरह से जो मटेरियल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए हम इनको डिस्कस करेंगे। तीनों तरह के मटेरियल्स के लिए कि किस तरह से जो इनकी रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए मेटल के लिए तो क्या होता है। देखिए कि जो इनकी रेजिस्टिविटी होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। देखिए सारे सिंबल मैं आपको समझाता हूं और जो भी ये ग्राफ्स हमने ड्रॉ किए हैं सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है, देखिए यहां पर टी नोड है इनिशियल टेम्परेचर, टी है फाइनल टेम्परेचर। इसी तरह से जो इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी है, यानी ये रेजिस्टिविटी कब है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नोड, वो ये है। और फाइनल टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टिविटी है यानी रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, वो ये है। क्या है, देखिए अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसकी वैल्यू मेटल्स के लिए पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव होने से क्या होता है, देखिए आपकी बुक में टेबल बनी हुई है स्टार्टिंग के अंदर 3.1, आप उस टेबल के अंदर देख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होने से क्या होगा, देखिए कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या आएगी। देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है, तो इंक्रीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। अल्फा की वैल्यू मैंने बताया मेटल्स के लिए पॉजिटिव होती है, सेमीकंडक्टर्स के लिए इनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वन में कुछ ना कुछ ऐड होगा और वन में कुछ ना कुछ ऐड होगा तो रो टी की वैल्यू रो नोड से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है मेटल्स की। एक दूसरे तरीके जो मेन तरीका वो मैं आपको समझाऊंगा अभी क्यों बढ़ती है, क्या हो जाता है एक्चुअल में। तो यहां से देखिए, देखो यहां से हम देखें कि यदि हम टी के और रो टी के बीच यदि ग्राफ बनाए तो कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है, इसलिए तो आप देखते हैं लगभग यहां से हम देखें इससे आगे उस रिलेशन का फॉलो कॉपर कर रहा है। उससे पहले यानी बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर आप देख सकते हैं 50 केल्विन है ये। तो यदि डिग्री सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना हो तो हमें इसमें से 273 माइनस करना है, तो आप समझ सकते हैं कितना कम टेम्परेचर है। तो बहुत कम टेम्परेचर होने पर उस इक्वेशन को फॉलो कॉपर नहीं करता है। तो इससे ज्यादा होने पर यहां इस इक्वेशन को ये कॉपर फॉलो कर रहा है। और दूसरी बात देखिए, मैंने ये नाइक्रोम का ग्राफ यहाँ क्यों बनाया, देखिए नाइक्रोम इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो नाइक्रोम का ये समझाने के लिए बनाया कि आप देखिए, देखो कि जब हम टेम्परेचर को लगभग 800 केल्विन तक चेंज कर देते हैं तो इधर से जो चेंज है केवल कितना है, रेजिस्टिविटी के अंदर 0.1 इंटू 10⁻⁻8, ये वैल्यू तो सबके साथ है ना, ओम इंटू मीटर। तो जब 800 केल्विन टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं रेजिस्टिविटी केवल इतनी चेंज होती है। इधर देखिए, इधर आप यहां से 0 से लेकर लगभग 150 केल्विन चेंज करेंगे, हम आइडिया ले रहे हैं यहां से, तो ये कितनी हो जाएगी, लगभग 0 मान लो, 0 से यानी 0.4 इंटू 10⁻⁻⁻ ओम, मतलब 150 केल्विन चेंज करते ही इतना ज्यादा चेंज हो रहा है। ये 800 करते भी इतना कम चेंज है। तो इसीलिए जो नाइक्रोम है, मैंगनीन है, जो ये अलॉयज है, इनका यूज किस लिए किया जाता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, यानी स्टैंडर्ड कोयल बनानी हो 5 ओम की, 10 ओम की, या हम इसी चैप्टर के अंदर आगे देखेंगे पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे जिनमें हमें क्या है, ऐसा वायर चाहिए होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी ना हो। तो ऐसा मटेरियल हमें लेना पड़ेगा जिसकी रेजिस्टिविटी वेरी ना हो। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी वेरी होगी तभी रेजिस्टेंस वेरी होगा। देखिए लेंथ में और एरिया में भी चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ने पर, लेकिन उस चीज को हम क्या करते हैं, हमेशा इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो चेंज है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो ये मैं क्या बता रहा था आपसे कि वहां स्टैंडर्ड वायर बनाने के लिए, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए ये अलॉयज काम में लिए जाते हैं, ताकि उनका रेजिस्टेंस है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिस वायर को हमने यूज किया उसका रेजिस्टेंस है वो प्रैक्टिकल के ड्यूरेशन के अंदर वेरी नहीं हो। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि आप करंट फ्लो करेंगे
और हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या है, उस वायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बढ़ने से यदि उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो हमारा सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो गड़बड़ हो सकता है। तो वहां हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटेंडेड चाहिए, तो इसलिए ऐसा मटेरियल चाहिए जिसके लिए रेजिस्टेंस टाइम टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम वेरी हो। आप यहाँ अल्फा से भी देख सकते हैं कि अल्फा जितना कम होगा रेजिस्टिविटी में चेंज उतना ही कम होगा। तो इस इक्वेशन से देख सकते हैं, इसी बात को समझाने के लिए और साथ ही साथ यूनिट बताने के लिए मैं लिखता हूं, देखिए इस इक्वेशन से कितना आएगा, देखिए रो टी कितना आएगा, रो नोड प्लस रो नोड अल्फा टी माइनस टी नोड। तो यहां से आप जब देखेंगे कितना आ जाएगा, देखिए रो नोड अल्फा टी माइनस टी नोड, इधर कितना आएगा रो टी माइनस रो नोड। तो यहां से देखिए अल्फा क्या आ जाएगा, रो टी माइनस रो नोड अपॉन रो नोड टी माइनस टी नोड। तो यहां से आप देख सकते हैं, देखिए कि जो अल्फा है उसकी क्या यूनिट, ऊपर देखिए रेजिस्टिविटी की यूनिट मिलेगी, वो रेजिस्टिविटी की यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अल्फा की जो यूनिट आपको मिलेगी वो पर डिग्री सेल्सियस यहां से आपको मिलेगी। तो अल्फा की वैल्यू देखिए कॉपर की और नाइक्रोम के लिए मैंने लिखा है टेबल से देखकर। तो नाइक्रोम के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो कितनी कम होती है, आप देखिए यहां से, और इतनी कम होने से क्या है कि इसकी रेजिस्टिविटी में जो चेंज है, अल्फा कम होने से रेजिस्टिविटी में चेंज बहुत ही कम होता है। वही हमें चाहिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। कॉपर की रेजिस्टिविटी है वो नाइक्रोम की, सॉरी अल्फा की वैल्यू है कॉपर के लिए, वो नाइक्रोम के लिए अल्फा की वैल्यू से कितनी है 17 टाइम्स है। तो ये आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर में के साथ इसके रेजिस्टेंस में चेंज बहुत ही कम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी में जैसा चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में चेंज होगा। अब देखिए, देखो अब हमें मेन जो देखना है फिजिकली कि वास्तव में क्या हो रहा है कि जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए कि क्या एक्चुअल में मटेरियल के अंदर होता है। तो ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, देखिए रेजिस्टिविटी का किसकी टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में। अब देखिए, देखो टेम्परेचर चाहे इंक्रीज करें डिक्रीज करें, एम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ई भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्मॉल एन क्या था, देखिए पहले के डेरिवेशंस में हमने इसको यूज किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी एन अपॉन वी। वी क्या है, वॉल्यूम है, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वी वॉल्यूम। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम यानी एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो अब जब हम मेटल्स के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आप देखिए तो स्मॉल एन के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज, कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। क्यों, जैसे हम जैसे कॉपर के लिए डिस्कस करें, रूम टेम्परेचर की बात करें हम जिस पर डील कर रहे हैं, तो पहले से ही क्या है, कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के फ्री कर रखे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पर कोई बहुत ज्यादा विशेष हमें अलग से इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो तो जो फ्री होने थे वो पहले से ही फ्री है। तो एन अप्रोक्सीमेट क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन टो की वैल्यू क्या हो जाती है, देखिए एन क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अप्रोक्सीमेट सेम, लेकिन टो की वैल्यू क्या होगी, टो है एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। और फटाफट जब कोलिजन्स होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्योंकि थर्मल एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और थर्मल एनर्जी ज्यादा मिलने से कोलिजन्स ज्यादा होगी और बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन्स होगी। तो इसलिए जो एवरेज टाइम उनके बीच लगेगा, दो सक्सेसिव कोलिजन, दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच, वो कम हो जाएगा। और टो कम होने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मेटल्स के लिए आप इस तरह से इस बात को समझाएंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है इधर, क्यों उनकी रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो रही है। तो इस बात को आप यहां ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, देखो इधर, तो ये हमारे लिए इसकी बात हुई, कॉपर की, नाइक्रोम की बात हुई। अब सेमीकंडक्टर के लिए हमें बातें डिस्कस करनी है। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए हमें चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होगा यहां से, उनमें क्या होता है, देखिए वही बात समझानी है हमें यहां से। तो रो का क्या फॉर्मूला हमारे पास, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। वही एम सेम है, ई सेम है, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहां एन की वैल्यू किसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, देखिए
कि जो स्मॉल एन की वैल्यू है इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पहले बहुत सारे, जैसे हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है सेमीकंडक्टर को, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उनके अंदर पहले से बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी लेकर बाहर निकल जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ हमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिल जाते हैं, तो वहां एन बढ़ेगा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में। हाँ, यहां ये चीज रहेगी कि टॉर्क कम होगा, क्योंकि यहां भी कोलिजन्स कुछ जल्दी जल्दी होगी, लेकिन ये चीज इतना मायने नहीं रखेगी, क्योंकि जो स्मॉल एन है वो कम है हमारे पास, उसकी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू हमारे पास सेम, क्योंकि स्मॉल एन कहां से मिलेगा, वही हमें एन अपॉन वी से। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है, तो ये चीज ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ये चीज क्या होगी, ज्यादा डोमिनेट करेगी कि एन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एन इंक्रीज होने से रो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होती है। तो वो आप यहां से देख सकते हैं, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, तो किसी एक सेमीकंडक्टर के लिए हमने बनाया, तो रेजिस्टिविटी उसकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये आप अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इंसुलेटर के अंदर और मेटल्स के अंदर। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू।